हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द सीरीज ऑफ बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जनरल साइंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक था वो लास्ट आपको फ्यूल के बारे में था। तो फ्यूल के बारे में डिस्कस किया, इसमें कोल टार और कोल और थर्मल पावर प्लांट और उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू क्वेश्चन था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो प्रीलिम्स और पीटी से रिलेटेड है, चाहे वो बीपीएससी हो या डिफरेंट स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, वहां पर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले फूड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? आप लोग जानते हैं, जो खाना को हम लोग बचाते हैं आज किसी भी मेथड से, या कोई भी अगर आप जो फूड पैकेज्ड आइटम लेते हैं, पैकेज जो फूड लेते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, कुछ कुछ आप देखते होंगे कि केमिकल या कुछ तरह का एसिड रेगुलेटर या किसी तरह का केमिकल्स आप जो यूज होता है वो क्या करता है, वो प्रिजर्वेशन में काम करता है आपको। जिसी तरह जैसे हम लोग खाना को अगर फ्रीज में डालते हैं, फ्रीज में रखते हैं, तो खाना क्या होता है, उससे स्पॉयल नहीं होता। वो जो जो आपको पेरिसेबल आइटम होता है, जो पेरिसेबल फूड होता है, उसका क्या होता है, बचाव होता है। तो वो भी एक फूड प्रिजर्वेशन का काम हुआ। इसलिए अगर फूड प्रिजर्वेशन को हम डिफाइन करते हैं, अगर मतलब जो साइंटिफिक टर्म में, साइंस टर्म में, तो जो फूड प्रिजर्वेशन यहाँ पर क्या हो गया आपको, food preservation may be defined as the process of treating and handling food in such a way as to stop, control, or greatly slow down spoilage, and of course to minimize the possibility of foodborne illness, which while maintaining the optimum nutritional value, texture and flavor। तो क्या है कि मतलब आप मिनिमाइज करते हैं जो स्पॉइलेज है, जो मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है, या ह्यूमस कंटेंट बढ़ रहा है, या मॉइस्चर बढ़ रहा है, उसको क्या करें, आप कंट्रोल कर रहे हैं। और एक तरह से कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखते हुए इससे कंट्रोल कर रहे हैं कि जिससे कि क्या हो, जो फूड का जो टेक्सचर है, फूड का जो ओरिजिनल टेस्ट है, या फूड का जो 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 किसी फूड को आप प्रिजर्व करें, उसका जो फ्लेवर है वो क्या, उसमें किसी तरह का चेंज ना हो। जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो न्यूट्रिशन है फूड का, उसमें किसी तरह का तो क्या हो गया, ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल वैल्यू है या टेक्सचर है या फ्लेवर है, उसमें किसी तरह का आपको कोई परिवर्तन हो, कोई चेंज ना हो, बहुत मिनिमल चेंज हो, तो वो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। जो फूड प्रिजर्वेशन का जो प्रिंसिपल्स होता है, वो किस तरह से फूड प्रिजर्व किया जाता है, क्या उसका प्रोसेस है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम इनएक्टिवेट कर देते हैं, या मतलब उसे हटा देते हैं, या उसे किल कर देते हैं। तो जैसे कि जैसे रिमूविंग एयर, अगर जैसे आप देखते हैं किसी भी, अगर बोला जाता है जैसे कि कोई भी अगर फूड पार्टिकल्स लेते हैं, फूड जो आप खरीदते हैं, या किसी तरह का जो मतलब आइटम्स आप खरीदते हैं जो मतलब पेरिसेबल हो गया है, तो क्या होता है कि उसको डब्बा बंद या मतलब पैकेज एकदम पैक, जो उसमें एयर निकल गया हो, मतलब उसे आप एयर टाइट कंटेनर में रखने के लिए, वो भी क्या एक प्रोसेस है फूड प्रिजर्वेशन का। मॉइस्चर आप उसे हटा देते हैं, उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं। जैसे फ्रीज में आप रख रहे हैं किसी भी मतलब सब्जी या फल को, तो क्या हो रहा है, वो भी एक फूड प्रिजर्वेशन का काम कर रहा है। जैसे कंसंट्रेशन आप साल्ट बढ़ा देते हैं, जैसे आप जो पिकल्स हो गया, अचार हो गया, उसमें जो सबसे ज्यादा आप देखते हैं साल्ट का कंटेंट होता है वो, और जो मतलब जो ऑयल का कंटेंट होता है वो क्यों होता है, वो आपको टेस्ट के लिए नहीं होता, वो सिर्फ टेस्ट नहीं होता, उससे क्या होता है, प्रिजर्वेशन होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 9th-10th में। तो क्या डेली लाइफ से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है आपको, जो उसमें साल्ट का यूज किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में साल्ट यूज किया जाता है। अगर कोई भी आप अचार बना रहे हैं, किसी तरह का पिकल्स बना रहे हैं, तो उसमें जो यूज किया था साल्ट और शुगर्स का या ऑयल का, वो भी क्या फूड प्रिजर्वेशन का आपको काम करता है। तो जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, तो इसमें क्या वाटर हम लोग रिमूव करके उसे मतलब रखते हैं। तो ये आपको फूड प्रिजर्वेशन का पहला प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस हम लोग देखते हैं, जैसे इंजाइम्स हो गया। तो कोई भी इंजाइम्स फूड में पाया जाता है, उसको मतलब उसमें टेम्परेचर और मॉइस्चर होता है, तो वो भी क्या होता है, प्रिजर्व करता है आपको, मतलब कि फूड प्रिजर्वेशन में। जैसे कि आप किसी भी खाना, किसी भी मतलब जो खाना है, या किसी मतलब पीस हो गया, जैसे मटर का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर प्रिजर्विंग पीस, तो इसका क्या हो गया कि इसे आप फ्यू मिनट्स अगर बॉयल कर दें, तो बॉयल करने से क्या होता है कि उसका इंजाइम क्या होता है, इनएक्टिवेट होता है, जिसके कारण वो रिएक्शन नहीं करता, तो वो आपको बच जाता है, मतलब वो प्रिजर्व हो जाता है। अगर मेथड्स की बात करें, जो मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है, तो मेथड्स क्या होता है, एक पेस्चुराइजेशन होता है, जो आप लोग मिल्क जो कंज्यूम करते हो, जो पैकेट मिल्क होता है, वो पेस्चुराइज होता है। पेस्चुराइज क्यों किया जाता है, उसे पेस्चुराइज अगर किया जाता है, वो टेम्परेचर किया जाता है अबाउट 63 डिग्री सेल्सियस और 145 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको 30 मिनट तक क्या किया जाता है, हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, दैट इज 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। उसके बाद क्या होता है, उस प्रोसेस में आपको बैक्टीरिया किल हो जाता है। जैसे कोई भी अगर दूध दूध आप अस्तबल से लेते हैं, या किसी भी मतलब जो आप मतलब कहीं से अगर दूध ले रहे हैं, तो क्या होता है, कच्चा दूध होता है, उसे क्या किया जाता है, फर्स्ट पेस्चराइज किया जाता है हीट करके, जो भी टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग नहीं होता, वो 72 डिग्री सेल्सियस को उसे हीट किया जाता है।
और वहां से हीट करके 15 सेकंड उसके बाद उससे ठंडा कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है, जो जितना बैक्टीरियल ग्रोथ है उसमें वो रुक जाता है आपको। तो इसलिए जो आप दूध कंज्यूम करते हैं वो 2 दिन 4 दिन आपको रह भी जाता है, चाहे वो फ्रिज में रख रहे हैं या किसी भी मतलब रेफ्रिजरेटर में आप उसे प्रिजर्व कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, फटता नहीं है, मतलब किसी तरह से आप बोल सकते हैं खट्टा नहीं होता है या मतलब खराब नहीं होता। तो उसे वो आपको प्रोसेस हो गया, एक मेथड हो गया पेस्चुराइजेशन प्रोसेस, जो कि मतलब फूड प्रिजर्वेशन में काम आता है। तो ये आपको ध्यान रखना, पेस्चुराइजेशन जो मिल्क होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस में होता है, जो अबाउट 63 डिग्री सेल्सियस, वो 30 मिनट के लिए, या मतलब अल्टरनेटिव हीटिंग बॉइलिंग। तो ये आपको यहाँ से पूछा था पेस्चुराइजेशन प्रोसेस किसके लिए काम होता है। दूसरा हो गया फ्रीजिंग प्रोसेस। तो फ्रीजिंग प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, कोल्डर इज फूड द स्लो इज द रेट्स ऑफ डिटोरिएशन। जितना ज्यादा ठंडा होगा आपको कोई भी फूड, उतना ज्यादा क्या होगा, डिटोरिएशन कम होगा, उतना ज्यादा क्या होगा कि आपको वो खराब कम होगा, स्पाइलेज कम होगा। तो इन कोल्ड स्टोरेज देखते हैं कि आप कितने बहुत दिन तक जो सब्जियां जो फल है वो क्या होते हैं आपको मतलब रह जाता है, मतलब उसमें आपको जल्दी खराब नहीं होगा। तो ये आपको हो गया, जैसे कि यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन, जो स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन से साल्ट्स हो गया, तो वो भी आपको बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं करेगा, जो हम लोग अचार बनाने में, जो पिकल्स बनाने में यूज करते हैं। कैनिंग हो गया, कैनिंग क्या होता है, मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इफेक्टिव मींस ऑफ लॉन्ग टर्म फूड स्टोरेज। कैनिंग फूड इज कुक्ड अंडर प्रेशर टू अटेन टेम्परेचर अराउंड 121 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय इंडोस्पोर्स। तो वो जो क्या होता है, जो कैनिंग में, टेक्सचराइजेशन में आपको 75 डिग्री 72 डिग्री तक आप हीट करते हैं, लेकिन कैनिंग में प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा हीट किया 121 डिग्री सेल्सियस। उससे क्या होता है, जो इंडोस्पोर्स होता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, वो आपको रुक जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस हो गया, मेथड हो गया आपको फूड प्रिजर्वेशन का। अब नेक्स्ट हो गया ऑर्गेनिक एसिड्स का हम लोग यूज करते हैं प्रिजर्व, जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, सॉर्बिक हो गया, प्रोपोनिक एसिड्स हो गया। तो ये क्या होता है, आपको बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। एक ड्राइंग मेथड हो गया, जिससे हम देखते हैं कितना बहुत सारे फूड्स को हम ड्राई कर देते हैं, उससे क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ आपको कम हो जाता है। मोस्ट फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स होता है वो क्या होता है, एज लेस रैपिडली व्हेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन सराउंडिंग देम इज रिड्यूस्ड। दिस इज बिकॉज द reduction slows down the respiration and metabolic rate of product and therefore slows down the natural way। तो क्या होता है कि जैसे भी फ्रूट्स वेजिटेबल को अगर बंद में रखते हैं, जैसे फ्रिज में रखते हैं, तो क्या होता है कि जो बाहर का एटमॉस्फेयर, जो बाहर का ऑक्सीजन, उससे क्या होता है कि वो कंटैक्ट में कम आ जाता है, तो रिएक्शन कम होता है, तो वो उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस, वो कम हो जाता है। उसके कारण क्या होगा, ज्यादा दिन तक आपको प्रिजर्व रहता है। तो ये एक मतलब मेथड है आपको। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो केमिकल सब्सटेंस भी उसमें ऐड करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी मल्टा बैक्टीरिया और फंगस को। सोडियम बेटा बाइसल्फेट, ये सब केमिकल है। इसको जैम सॉस, जो पिकल्स आप लोग खाते हैं, जैम सॉस, उसमें यूज किया था सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट जो है, ये आपको प्रिजर्वेटिव बहुत बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आपको सॉफ्ट ड्रिंक जो आप देखते हैं, एसिडिक फूड्स होता है, उसमें यूज किया जाता है। सॉर्बिक एसिड हो गया, और साल्ट जो आपको किस में, जो मतलब पिकल्स बनाते हैं उसमें भी किया जाता है। कलरलेस सॉलिड होता है ये। अगर यहाँ देखें तो इपोक्साइड्स, ये कहाँ यूज किया जाता है आपको, ये भी फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है। अगर ड्रग्स की बात करें तो कुछ कुछ नेचुरल और सिंथेटिक ड्रग्स होता है, वो भी आपको यूज किया जाता है मतलब फूड प्रिजर्व करने के लिए। तो अगर ये ड्रग्स की यहाँ बात करें तो कुछ कुछ ड्रग्स क्या होता है, मेडिसिन, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रग्स में, जो मतलब मेडिकल टर्म आप ड्रग्स ही बोला जाता है, लेकिन ड्रग्स आप उस सेंस में न ले लीजिएगा कि वो एक नशीला पदार्थ होता है। वो ड्रग्स मतलब हम लोग मेडिसिन के सेंस में यहाँ बात कर रहे हैं। तो जैसे ड्रग्स होता है, वो उसको उसके फंक्शंस को उसको मतलब क्लासिफाई किया गया, डिवाइड किया गया। तो जो सबसे पहला जो एंटीपायरेटिक्स होता है, एंटीपायरेटिक्स क्या हो गया, दैट रिड्यूस फीवर, जो आपको फीवर को, बुखार को कम कर देता है, उसको एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। जैसे एस्प्रिन हो गया, एस्प्रिन आप लोग मतलब अगर हल्का बुखार होता है एस्प्रिन आप लोग खाते हैं। पैरासीटामोल हो गया, जो बहुत फेमस है आपको, जो मतलब खासकर जो कोरोना के समय बहुत फेमस हुआ था कि आप मतलब इंजेक्शन ले रहे हैं, किसी तरह का वैक्सीन ले रहे हैं, तो पैरासीटामोल खा सकते हैं अगर थोड़ा सा बुखार आया। तो ये भी क्या एंटीपायरेटिक्स है, आपको फीवर को ये कम करने में मदद करता है। फिर फेनासेटिन हो गया। फिर सेकंड हो गया एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या हो गया कि ये क्लास ऑफ ड्रग्स है जो डिजाइन किया था, ये रिलीफ पेन होता है, ये पेन किलर होता है, अगर इसे बोले तो एक तरह से पेन किलर बोला जाता है, एनाल्जेसिक्स हो गया। तो ये भी दो तरह का ड्रग्स होता है, एक हो गया नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, नार्कोटिक। नार्कोटिक हो गया कि मतलब जो पेन तो रिलीव करता है, लेकिन ये आपको नशा भी देता है, जैसे कि आपको प्रोमोटिंग स्लीपनेस, बहुत ज्यादा आपको नींद आएगा, तो नार्कोटिक्स हो गया। और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हो गया, जैसे एस्प्रिन हो गया, जिसको पेन किलर होता है, जैसे पैरासीटामोल हो गया। क्या हो गया, इसे आप खाते हैं तो किसी तरह का जो डलनेस होता है, किसी तरह का जो आपको नींद ज्यादा आ रहा, तो वो आपको इसमें नहीं आएगा। लेकिन नार्कोटिक्स, अगर एनाल्जेसिक्स की बात करें, तो ये ड्रग क्या होता है, धीरे धीरे अगर मतलब ये अगर ये देखते होंगे कि जल्दी प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलता, अगर नार्कोटिक्स आप एनाल्जेसिक्स लेते हैं दुकान से, तो वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, ये मतलब बैन किया गया, क्योंकि इसे क्या होता है कि मतलब जो कुछ कुछ आदमी है कि इसे गलत यूज करने लगते हैं, वो आपको नशीला पदार्थ मतलब का सेवन की तरह यूज करने लगते, उससे खा के मतलब नशा करने लगते, इसलिए से मतलब बहुत तरह से बैन किया गया। जब तक ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा हॉस्पिटल का, तब तक आपको ये दिया नहीं जाता।
तो इसका एक्सेसिव डोज से क्या होता है, वो आपको कोमा में पहुंचा सकता है, डेथ भी कॉज हो सकता है, तो इसलिए इसे बैन किया गया। एग्जाम्पल्स ऑफ नार्कोटिक्स एनालिसिस क्या हो गया, जैसे मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया, कोडीन हो गया, देखते हैं सब क्या है, सब आपको वेरियस जो नार्कोटिक्स ड्रग्स है, तो जानते हैं इन लोग का कंज्यूम अगर कर रहे हैं, पकड़ा भी जाता है, इससे जेल हो जाता है, इसके लिए मतलब नार्कोटिक्स एक्ट बना हुआ है। ओपिएट्स मींस क्या होगा, बिकॉज दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम। ओपियम क्या हुआ, जो ओपियम जो गांजा होता है, जो मतलब बोला जाता है हिंदी टर्म में, या मतलब नशीला पदार्थ होता है, इसे ड्राइव किया गया, पेड़ होता है ओपियम का, इसे ड्राइव किया गया। तो ये हैबिट बना सकता है, हैबिचुअल होता है, एडिक्शन होता है इससे ज्यादा, इसलिए से मतलब खुलेआम मतलब या बोल सकते हैं आप बेचा नहीं जाता। अगर नेक्स्ट एंटीसेप्टिक की बात करें तो एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे आप लोग जो वुंड पर लगाते हैं, जो घाव पर या मतलब किसी तरह का जो एंटीसेप्टिक एंटीमाइक्रोबियल जो क्रीम होता है, आप लोग मतलब टिश्यू को क्लीन करने के लिए या किसी तरह का इन्फेक्शन को क्लीन करने के लिए आप उसे यूज करते हैं, तो ये आपको एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस हो गया। एंटीसेप्टिक्स आर हार्मलेस टू लिविंग टिश्यू एंड आर यूज्ड ऑन कटिंग एंड वुंड्स। जो वुंड्स होता है, कट कहीं पर कट हो गया तो उस पर आप लगाते हैं एंटीसेप्टिक, ये लिविंग आपको सब्सटेंस पर लगाया जाता है, लिविंग टिश्यू पर। एंटीसेप्टिक्स का क्या हो गया एग्जांपल, म्यूरोक्रोमोक्रोम हो गया, म्यूरी मेरक्यूरी क्लोराइड अल्कोहल हो गया, आयोडीन हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, बोरिक एसिड हो गया, पोटासियम पर मैग्नेट हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, तो ये सब क्या आपको एंटीसेप्टिक है। गार्लिक भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होता है, इसलिए बोला जाता है कि गार्लिक आप खाएं। फिर डिसइंफेक्टेंट्स की बात करें, जो हम लोग डिसइंफेक्टेंट एंटीमाइक्रोबियल जो एंटीमाइक्रोबियल ग्रोथ होता है उसको रोकता है, लेकिन ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर यूज किया जाता है, इसे आप लिविंग टिश्यू पर यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप जो फेनाइल यूज करते हैं वो भी क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, मेटिनोफेनॉल, क्लोरीन तो यूज करते हैं, ये सब आप मतलब कि लिविंग टिश्यू पर यूज नहीं करते, इसे आप फर्श पर यूज करते हैं, किसी भी मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस उस पर यूज करते हैं, पानी में यूज करते हैं, तो ये डिसइंफेक्टेंट्स बोला जाता है। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, ये ड्रग होता है जो टेंशन और एंजाइटी को रिलीज करता है, स्लीपनेस आपको ज्यादा लाएगा, बहुत ज्यादा नींद आएगा आपको। ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर मींस क्या होगा, नशीला मतलब दवा होता है, इसको ट्रैंक्विलाइजर बोला जाता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये काम करता है, एंजाइटी जो टेंशन हो गया, स्लीप को प्रमोट करता है। ये रेस्पिरिन हो गया, ये स्ट्रॉन्ग ट्रैंक्विलाइजर, एक दवाई है जो रुआफोरेंसिन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट हाई ब्लड प्रेशर। फिर एक हो गया बारबिटूरिक एसिड्स हो गया, ये आपको लिमिनल अदर ट्रैंक्विलाइजर्स हो गया। फिर एंटीबायोटिक्स हो गया, जो आप लोग देखते हैं केमिकल्स है जो ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरियल ग्रोथ को आपको रिड्यूस करता है, लेकिन बोला जाता है कि अगर ज्यादा एंटीबायोटिक आप कंज्यूम कर रहे हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन तो क्या होगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा एक बीमारी हो गया। बहुत सारे जो आदमी मरते हैं, ग्लोबल डेथ होता है, उसमें एक कारण एंटीबायोटिक्स का भी ज्यादा प्रमोशन हो गया। मतलब बहुत ज्यादा आदमी एंटीबायोटिक्स मतलब बिना मतलब के खा लेते हैं, अपने मन से बिना प्रिस्क्रिप्शन के खा लेते हैं, ओवर डोज ले लिया या अंडर डोज खाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाता है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के कारण आपको किसी तरह का दवाई फिर सूट नहीं करेगा। अगर आप जैसे आजकल का जो डेयरी फार्म देखे या पोल्ट्री फार्म देखे, उसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का बहुत यूज किया जाता है, मतलब मसल्स ग्रोथ के लिए। तो देखते हैं जो पोल्ट्री फार्म होता है उसमें अगर देखे तो जो चिकन होता है उसमें जब से ज्यादा यूज किया है, तो ये आपको बैन है, मतलब कि आप इसमें यूज करना, फिर भी मतलब ये मतलब छुपा के आपको यूज किया है, तो इसलिए एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का केस आपको इंडिया से बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये याद रखना, ये बीपीएससी बहुत बार रिपीट भी किया है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फ्रॉम पेंसिलियम नोटामियम ऑफ फंगस। एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क ऑन वायरस, ये वायरस को आपको वर्क नहीं, अगर वायरल फीवर था तो एंटीबायोटिक खाएंगे तो किसी तरह का कोई आपको मतलब फायदा नहीं करेगा, वो नुकसान ही करेगा लेकिन फायदा नहीं करेगा, क्योंकि आपको बैक्टीरियल ग्रोथ तो हुआ ना, बैक्टीरियल मतलब कुछ तरह का बीमारी हुआ ना, आपको वायरल फीवर है तो वायरल है तो आपको उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, ये आप ध्यान रखें। एनेस्थेटिक्स की बात करें तो ये मतलब पेन को कम करने में यूज किया जाता है। एनेस्थेसिया जो दिया जाता है, मतलब अगर किसी भी आप हॉस्पिटल में जाए तो अगर कोई तरह का ऑपरेशन हो तो एनेस्थेसिया का यूज किया जाता है, तो ये आपको एनेस्थेटिक्स हो गया। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक वो हम लोग देख लेते हैं। इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वैक्स इमल्सन इज यूज्ड फॉर। वैक्स का जो आप देखते होंगे कितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल जो खासकर इंपोर्टेड होते हैं तो फल पर देखते होंगे वैक्स का लेयर होता है, बहुत चमकदार होता है। कोई फल सब्जी देखें जो बहुत चमकता है उसको वैक्स का लेयर चढ़ाया जाता है, तो क्या होता है, स्टोरेज लाइफ को इनहेंस करता है, वो भी एक फूड प्रिजर्वेशन का एक पार्ट है, उससे भी क्या होता है, स्टोरेज लाइफ आपको बढ़ता है। अगर फ्लोइंग सब्सटेंस यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टॉक में कौन कौन सब्सटेंस यूज किया, देखिए 44 बीपीएससी में पूछा गया ये, तो ये सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है, इसमें भी सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। फ्रूट जूस को प्रिजर्व करने के लिए कौन चीज का यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट को। यहाँ भी कौन किसका यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट को। विच आर द फॉलोइंग यूज्ड फॉर फ्रूट जूस, कितना बार क्वेश्चन ये रिपीट किया, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन द एटमॉस्फेयर, उसमें कौन सा एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, क्योंकि बहुत ज्यादा वो मतलब जल्दी आपको रिएक्ट नहीं करता आउटर मतलब गैस से, इसलिए मतलब नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर भरते हैं, वो हल्का भी होता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये आपको फूड में कहाँ यूज किया जाता है, ये प्रिजर्वेटिव फ्लेवर को इनहेंस करता है, प्रिजर्व भी करता है।
कोल्ड चैम्बर में जो किया जाता है उसका लॉन्गेस्ट स्टोरेज लाइफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो आपको जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन से डायरेक्ट वो कॉन्टेक्ट आपको नहीं मिल पाता वहाँ। रेफ्रिजरेशन हेल्प्स प्रिजर्वेशन बाय क्या? डिस्ट्रॉइंग एंजाइम इंजेक्शन, नोट रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। अगर ट्राइक्लोसेन की बात करें, ये हार्मफुल है व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत दिन तक अगर एक्सपोज हो गए हैं आप ट्राइक्लोसेन से, बहुत हार्मफुल है। ये कौन सा चीज है? तो ये क्या हो गया आपको? टॉयलेटरीज है। टॉयलेटरीज जानते हैं ना, जो मतलब टॉयलेटरी जो सब्सटेंस ऑफ फिनाइल या किसी तरह का साबुन सोप यूज कर उसमें इसका यूज किया जाता है, वाश टूथपेस्ट समझ में। ये आपको क्लोथिंग में, किचन वेयर में भी यूज किया जाता है, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। चारकोल विच इज यूज इन डिकलरिंग रॉ शुगर, जो चारकोल आपको यूज किया जाता है रॉ शुगर को डिकलर करने में, वो कौन सा? एनिमल चारकोल का यूज होता है। एनिमल चारकोल जानते, इसलिए देखते होंगे कि जो मतलब हिंदू धर्म में किसी रिलीजियस फेस्टिवल में देखते होंगे तो वहां पर आपको मतलब शुगर का यूज हम लोग नहीं करते, वहां आप देखिए शक्कर का यूज किया जाता है, वो मतलब मिश्री का यूज किया जाता है, क्योंकि वो जाना जाता है कि इसे मतलब वो एनिमल के बोन से इसे साफ किया गया, तो मतलब एक तरह से अपवित्र के रूप में मतलब माना जाता है, इसका आप देखेंगे शक्कर का या गुड़ का यूज होता है वहाँ पर। यह भी एक कारण है। बोन चारकोल इसको क्या किया था? डिकलर किया था, क्योंकि कलर उसका ब्राउन हो जाता है ना, मतलब जो जब आपको शुगर बनता है। तो मेन कंपोनेंट ऑफ हनी, हनी का मेन कंपोनेंट क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। आपको स्वीटेस्ट शुगर अमंग दी, सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट होता है, ये याद रखना, ये यूपीएससी में रिपीट भी किया, फ्रुक्टोज होता है सबसे स्वीटेस्ट होता है। तो अगर इसका यहाँ पर आप स्वीटेस्ट का देख ले तो सबसे ज्यादा स्वीटनेस जो किसमें होता है? वो फ्रुक्टोज में होता है। ये सबसे फर्स्ट हो गया फ्रुक्टोज। उसके सेकेंड नंबर पर आपको सुक्रोज हो गया, फिर आपको देख रहे हैं ग्लूकोज हो गया तीसरा, फिर माल्टोज हो गया, फिर आपको गैलेक्टोज हो गया, फिर लैक्टोज हो गया। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर नेक्स्ट पर देखें तो ये कॉलम 1 से मैच करना है, तो किसमें कौन सा शुगर सबसे ज्यादा पाया? तो स्टेबल शुगर की अगर बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट का क्या हो सकता है? यहाँ लैक्टोज होता है। ग्रेप शुगर में, लैक्टोज में उतना ज्यादा शुगर होता है। फ्रूट शुगर की अगर बात करें तो फ्रूट टू शुगर में अगर देखें तो यहाँ पर आपको फ्रुक्टोज पाया जाता है, एफ से फ्रूट, एफ से फ्रुक्टोज, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग मिल्क शुगर की बात करें तो मिल्क शुगर में आप जानते हैं कि लैक्टोज पाया जाता है, सी का 5 होगा। ग्रेप शुगर में तो ग्लूकोज होता है, यहाँ पर ग्लूकोज उसमें पाया जाता है। टेबल शुगर की बात करें, टेबल शुगर में सुक्रोज होता है, सिंपल सुक्रोज होता है, उसको सुक्रोज ही बोल सकते हैं। उससे स्टीविया में नेचुरल स्वीटनर होता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो अगर ड्रग्स में यहाँ पर देखो मेडिसिन है, एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन क्या एंटीबायोटिक है? नो, इट इज नॉट एंटी पेन रिलीवर भी नहीं, ये एंटीपायरेटिक है, मतलब ये फीवर को आपको रिड्यूस करता है। एंटीबायोटिक अमंग द फॉलोइंग, एंटीबायोटिक इसमें से कौन है? पैरासीटामोल भी नहीं, एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है। पेंसिलिन आपको भी नहीं, तो मोर देन अब पेंसिलिन हो गया, सल्फाडाजाइन हो गया, ये क्या है? बहुत एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन है, आपको इसमें पेंसिलिन हो जाएगा। यूज ऑफ नॉट करेक्टली, एंटीबायोटिक पैरासीटामोल ये तो सही है। एंटीफोमिन, एंटीसेप्टिक एस्पिरिन ये गलत है आपको, सी एंटीसेप्टिक एस्पिरिन भी आपको क्या होता है? एंटीपायरेटिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मान, तो क्लोरोमायोसेप्टिन एंटी टाइफाइड या एस्पिरिन एनेस्थेटिक, ये सही है आपको, ये मतलब यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं। नॉट ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड ऑफ क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल से कौन सा ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है? यूगेनॉल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना। मिल्क इज होमोजिनाइज्ड बाय, तो क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन फैट पार्टिकल्स टू द माइक्रोस्कोपिक साइज विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज। ऑर्गेनिक फूड इज सपोज्ड टू डू बेटर फॉर अस बिकॉज इट इज रिलीज ऑन केमिकल इन फेवर, नो, इट इज मोर एक्सपेंसिव टू बाय, नो, इट इज ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करता है, जो भी करते हैं ऑर्गेनिक करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये भी छोटा सा डिटर्जेंट एंड सोप, यहाँ से भी कुछ मतलब 2-4 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो अगर डिटर्जेंट सोप की बात, डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट जो वाटर सोल्यूबल क्लींजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कंबाइन करता है इम्प्यूरिटीज और डर्ट से, और उसको क्या करता है? सोल्यूबल करके आपको निकाल जाता है। ये सोप का आपको मतलब जो इंपॉर्टेंस होता है, जो सोप का रोल होता है आपको प्ले करने में। तो जो झाग देखते हैं वो क्या होता है? आपको गंदगी निकालने में, जो कपड़ा का जो गंदा है, जो डर्टी है, उसको निकालने का काम करता है। और डिटर्जेंट क्या करता है? जो डर्ट और ग्रीज है फ्रॉम पोरस सरफेस, फैब्रिक्स, क्लोथ, नॉन ट्रीटेड वुड, नॉन पोरस सरफेस, वहां से आपको इसको निकालने में यूज करते हैं। तो सोप क्या होता है? ये ओनली फॉर सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट, ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है कि सोप का जो यूज होता है ये आपको सॉफ्ट वाटर में यूज कर, डिटर्जेंट का ये यूज सॉफ्ट वाटर में यूज कर सकते हैं, हार्ड वाटर में, लेकिन सोप का सिर्फ हम सॉफ्ट वाटर में यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बिकॉज द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर सॉल्युबल, जो कैल्शियम मैग्नीशियम तो दोनों में होता है, लेकिन सोप का जो कैल्शियम वो आपको हार्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, लेकिन आपको जो सरफ का, जो डिटर्जेंट का जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, वो आपको हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में दोनों में सोल्यूबल होता है। केमिकली अगर देखें तो डिटर्जेंट इज द साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड विद हायर मॉलिक्यूलर वेट हुज एनायन और कैटायन आर लॉन्ग चेन। ये आपको इसका स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए ये डिसॉल्व हो जाता है।
तो फॉर एग्जाम्पल सोडियम लोरिल सल्फेट एनायनिक सल्फ, ये क्या होगा, सल्फर डिटर्जेंट है आपको। ये न्यूट्रल होता है, इट इज यूज्ड टू क्लीन द क्लॉथ्स मेड फ्रॉम द डेलिकेट फाइबर। द सॉल्यूशन ऑफ सोप इज अल्कलाइन, ये बेसिक होता है, हाइड्रोलाइसिस व्हिच इज हार्मफुल फॉर क्लीनिंग डेलिकेट क्लॉथ, तो इसके हम लोग यूज नहीं कर सकते। इसे देखते हैं जो कपड़ा से धोया जाता है वो सोप से कम, आपको डिटर्जेंट से ज्यादा धोया जाता है। तो soaps क्या, salty of fatty acids where fatty acids are saturated monocarboxylic acid that have long carbon chains, that is palmitic acid, C15H31, COOH and stearic acid। ये दोनों आपको याद रखना, C15 और C17 होता है। Soap is made by the process of saponification, it is a process that involves conservation of fat, conversion of fat or oil, तेल से और सब मिलकर बनाया तेल और जो फैट होता है उससे मिलकर आपको बनाया जाता है ग्लिसरॉल का यूज करके, heat in the presence of alkali। Common soaps are the mixture of salts of higher fatty acids which are manufactured by the saponification of fats। Saturated fats give hard soap and vegetative oil saturated fat gives soft soap। रॉ मटेरियल्स यूज मैन्युफैक्चरिंग, वेजिटेबल्स ऑयल से बना सकते हैं, कास्टिक सोडा कास्टिक पोटाश से बना सकते हैं, फिलर्स जो यूज किया था सोप को बनाने में उससे हम बना सकते हैं। यहाँ पर सोडियम जैसे रोजिनेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, देखते हैं इस लोग इसका सोप आप यूज करते होंगे, साबुन सल्फर हो गया, ये भी यूज किया था। तो क्वेश्चन बैंक अगर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, तो वेजिटेबल ऑयल का हम लोग यूज करते हैं, मोबिल कोटिंग ये सब ऑयल का यूज नहीं करते। सोप रिमूव्स ग्रीज बाय कोगुलेशन इमल्सिफिकेशन एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस, तो इमल्सिफिकेशन से करता है झाग बना के। डिटर्जेंट क्या हो, मेडिसिन रिफाइनिंग एजेंट, सोप हो गया ये रिफाइनिंग एजेंट है। आप डिटर्जेंट्स यूज फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, ये क्लीनिंग क्लोथ्स के लिए जो यूज होता है किसका यूज है, सल्फोनेट्स का यूज करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखें तो ये सोडियम सिलिकेट बोला था टू मेंटेन ड्राइनेस ऑफ द पावर्स, ये मिक्स किया था सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम सल्फेट मिक्स्ड एज ए डिटर्जेंट इन वॉशिंग पाउडर टू मेंटेन द बेसिसिटी ऑफ पाउडर, तो ये दोनों सही है आपको, तो यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर, ये हम लोग आगे देख लेंगे फर्टिलाइजर का क्या यूज होता है। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपको मेनली बीपीएससी में पूछा नहीं जाता, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये हम लोग यहाँ पे उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, जो बच गया वो टॉपिक है यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो बायोलॉजी और जहाँ से मेनली जो बहुत सारा क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे क्लास में डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।